and welcome to House of Mathematics. And this is the lecture 1 of the topic Mathematical Logic for 12th class. So this topic is very easy, काफी easy topic है Mathematical Logic. इस टॉपिक जैसा easy topic Mathematics 1, Mathematics 2 में आपको नहीं मिलेगा. So before going to introduction, पहले हम इसका वेटेज देखते हैं. बाद में इस टॉपिक का हम शॉर्टली इंट्रोड्यूस करेंगे. सो दिस टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक, इसका जो स्टेट बोर्ड का वेटेज है, फर्स्ट वी विल सी स्टेट बोर्ड. सो इन स्टेट बोर्ड दिस टॉपिक हैज 8 marks, but these 8 marks are with option. 8 मार्क के लिए ये टॉपिक पूछा जाता है. काफ़ी इजी टॉपिक है. बाकी हम देखेंगे इसका MHT CET में इसके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिकल लॉजिक. सो दिस आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में से इसके 2 क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपको इसके 4 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं क्योंकि टॉपिक काफ़ी इजी है. ओके, अब बचा है जेईई मेन का एग्जाम. जेईई मेन में इसका एक ही क्वेश्चन होता है विच गिव्स 4 marks. सो वेरी इजी टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक और 12th, और ये हमने उसका वेटेज देखा है. एंड दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक. पढ़िए. लॉजिक इज द साइंस. लॉजिक इज द साइंस ऑफ एक्यूरेट रीजनिंग. Logic is the science of accurate reasoning. Logic is science of accurate reasoning or thinking. It is the science of accurate reasoning or thinking. And it consists the rules used in drawing correct conclusions from the given information. अगर हमारे पास कोई information है तो इस इंफॉर्मेशन से हम कोई करेक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं. एंड दिस इज द मैथमेटिकल लॉजिक, और लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग, एक्यूरेट रीजनिंग और थिंकिंग. सो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द मैथमेटिकल लॉजिक. सो लेट अस स्टार्ट द एक्चुअल टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक फॉर 12th स्टैंडर्ड. तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए. आपका स्टेट बोर्ड, MHT CET, JEE सभी इसमें क्लियर होगा, अच्छे से आपकी इसकी स्टडी होगी. सो लेट अस स्टार्ट. एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक. इसकी स्टार्टिंग होती है स्टेटमेंट से. व्हाट इज द स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक. तो इसके थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो सभी स्टेटमेंट्स यानी सभी थ्योरेटिकल डेफिनेशंस भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी आपके इसके concepts clear हो गए. So this is the first concept, that is the statement. What is the statement in mathematical logic? So see, this is the definition of the statement. I am going to read this definition. A declarative or assertive sentence. एक सिंपल सेंटेंस, या हम इसे assertive सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. एक सिंपल सेंटेंस, and the main condition is this sentence which is either true or फॉल्स. एक कोई सिंपल सेंटेंस है, वो अगर ट्रू है या फॉल्स है. एंड द मेन कंडीशन इज बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली ट्रू और फॉल्स, यानी बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली ट्रू और फॉल्स, यानी स्टेटमेंट एक तो ट्रू होना चाहिए. इट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स. साइमल्टेनियसली दोनों भी ट्रू और फॉल्स नहीं होना चाहिए. ऐसे सिंपल सेंटेंस को हम मैथमेटिकल लॉजिक में क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं. एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्रोपोजिशन. सो दिस इज अल्टरनेटिव वर्ड फॉर द स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक. स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्रोपोजिशन. सो इन शॉर्ट आपको
स्टेटमेंट पूछा गया है whether the given sentence is a statement. सेंटेंस ही स्टेटमेंट होता है. So sentence is a statement. Sentence is a statement if it is a simple sentence and it is either true or false, but not both simultaneously. Okay. So this sentence is called as a statement. So this is the simple definition of the statement in mathematical logic. Now see this important note. आपको क्वेश्चन पूछा जाता है गिवन सेंटेंस है स्टेटमेंट है या नहीं, ये पूछते हैं तो तब हमें इस नोट का काफी यूज होता है. विच सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स. विच सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स. सेंटेंसेस विच आर, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ नोट. सेंटेंसेस विच आर इनकम्प्लीट. कोई सेंटेंस अगर इनकम्प्लीट है या कोई सेंटेंस अगर इंपरेटिव है या कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या कोई सेंटेंस सजेस्टिव है, इन 5 टाइप के सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते, आर नॉट टेकन एज स्टेटमेंट्स इन लॉजिक. सो द स्टेटमेंट हम उसी सेंटेंस को कहेंगे दैट इज सिंपल assertive sentence and it must be either true or false. only true or false ही होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस हो, कोई इंपरेटिव है जिसमें ऑर्डर देते हैं, इंट्रोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, सजेस्टिव सेंटेंस होते हैं, इस तरह के सेंटेंस में हम उस तरह के सेंटेंस को हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते, या हम ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते इस टाइप के सेंटेंस को. इसीलिए ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते. अब इन एग्जांपल्स को देखें. इन एग्जांपल्स के आपको क्लियर हो जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सी दिस सेंटेंसेस. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. अदर इट इज ट्रू और फॉल्स. यस इट इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट है. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो ये सेंटेंस है. द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज ऑड इंटीजर. सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज ऑड इंटीजर. कोई भी दो इंटीजर्स ऑड लेके देखिए, 5 + 3, उसकी सम कितनी आती है? 8. ये इवन है. और कोई दो और इंटीजर लेके देखेंगे, 13 + 3 कितना है? 16. तो सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज इवन होता है. तो ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स है. ये फॉल्स है, तो देयरफॉर इट इज आल्सो स्टेटमेंट. ये भी स्टेटमेंट है, राइट. तो पहले दो स्टेटमेंट हैं, क्योंकि इन दोनों में हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू है, कोई सेंटेंस है. सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज ऑड इंटीजर, ये फॉल्स है, इसलिए ये भी सेंटेंस है. नाउ हियर, अब ये नीचे के 5 5 6 7 8 ये सेंटेंसेस देखिए. these are not statements. why? Please come here. ये imperative, it is imperative sentence. यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स नहीं कह सकते. हाउ मेनी शर्ट्स यू हैव, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. व्हाट टेरिबल एक्सीडेंट इज, इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी है. दिस इज द exclamatory sentence. This is the exclamatory sentence. Therefore, it is not a statement. और let us go to play. ये suggestive है. ये कौन सा sentence है? Suggestive. ये suggest किया है. Let us go to play. So these 5 6 7 8 ये चार ये statements नहीं है. These are not statements. Okay. अब 3 और 4 का एग्जांपल लेते हैं. स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 एंड 4. सो सी व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट नंबर 3 एंड 4. हियर इट इज व्हाइट इन कलर. इट इज व्हाइट इन कलर. नंबर 3 का स्टेटमेंट देखिए, इट इज व्हाइट इन कलर. तो ये ऐसा सेंटेंस है, इट इज व्हाइट इन कलर. इट इज व्हाइट इन. अब इसे भी हम ट्रू फॉल्स नहीं कह सकते जब तक कि हमें ईट क्या है
ईट क्या है, सपोज यहाँ पे ईट पे अगर मिल्क लिख देता तो मिल्क इज व्हाइट इन कलर, तो ये ट्रू हो जाता। अगर मैं ईट की जगह पे ब्लैक बोर्ड लिखता, अगर ईट के जगह पे मैंने लिख दिया ब्लैक बोर्ड इज व्हाइट इन कलर, तो ये फॉल्स हो जाता। मिल्क इज व्हाइट इन कलर, तो ये ट्रू हो जाता। तो इसे ट्रू या फॉल्स कहना, ये इस ईट पे डिपेंड है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट। सो इससे हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंस कहते हैं, जिसकी ट्रूथ वैल्यू, जिसका ट्रू या फॉल्स होना की डिपेंड्स अपॉन सम वेरिएबल। अब देखिए ये सेंटेंस नंबर फोर, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू कितना है, 5। तो इसे ट्रू और फॉल्स अभी नहीं कह सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन एक्स। अगर एक्स इक्वल टू 2 है तो ये सेंटेंस ट्रू, अगर x इज नॉट इक्वल टू 2 है तो ये सेंटेंस फॉल्स होगा। तो इसका ट्रू या फॉल्स होना डिपेंड्स ऑन x। सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर ऑल्सो, these type of sentences are also not statements in logic. So here only the statements are, here only the statements are 1 and 2, because first दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये ट्रू है इसलिए स्टेटमेंट है। सेकंड, द सम ऑफ टू और इंटीजर इज एन और इंटीजर, ये फॉल्स है इसलिए सेंटेंस है। 3 और 4 नंबर का सेंटेंस ओपन सेंटेंस है इसलिए वो स्टेटमेंट्स नहीं है। 5, 6, 7, 8 में इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और सजेस्टिव है इसलिए ये सेंटेंस से स्टेटमेंट नहीं है। सो होप आपको ये पता चल गया होगा व्हाट इज अ statement. So statement is a simple sentence which must be either true or false, but not both simultaneously. Okay, students. So this was the first concept in mathematical logic, statement. Right. Now let us see the next concept in the mathematical logic. Next point देखते हैं. This is the law of excluded middle. Law of excluded middle. लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल क्या कहता है, तो स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर कोई स्टेटमेंट है तो एक तो ट्रू होता है, नहीं तो फॉल्स होता है, और इक्विवेलेंटली वैलिड और इनवैलिड। उससे स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसे वैलिड स्टेटमेंट कहते हैं, अगर फॉल्स है तो उसे इनवैलिड कहते हैं। अगर स्टेटमेंट है तो इट इज आइदर ट्रू और false, right? It cannot be both true and false, and also neither true nor false. ये अगर स्टेटमेंट है तो ये दोनों भी ट्रू और फॉल्स भी है, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। दिस फैक्ट इज नोन एज लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। यानी अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसे आप एक तो ट्रू कहो या फॉल्स कहो, कंप्लीटली ट्रू और कंप्लीटली फॉल्स। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट है तो ट्रू भी है फॉल्स भी है, और ऐसा भी नहीं है कि स्टेटमेंट है तो ट्रू भी नहीं है फॉल्स भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। दिस फैक्ट इज नोन एज व्हाट, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। And the next point, statements are denoted by the small letters PQR. Statements are denoted by small letters PQR. तो स्टूडेंट्स आपको ये सभी पॉइंट्स नोट करके लेने के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की ये स्टार्टिंग है, तो अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर है तो आगे के पॉइंट्स भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, काफी सिंपल कंसेप्ट है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट की डेफिनेशन आप देखिए, और स्टेटमेंट यानी प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। प्लीज नोट दिस पॉइंट, स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट एक तो ट्रू होता है नहीं तो फॉल्स होता है। दिस ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। यानी स्टेटमेंट का ट्रू होना और या फॉल्स होना वही उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज इट्स ट्रूथनेस और फॉल्सिटी। उस स्टेटमेंट का ट्रूथ होना या फॉल्स होना ही उस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू होता है। एंड द सिंपल कंसेप्ट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू स्टेटमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय टी। अगर स्टेटमेंट ट्रू है,
अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें टी से डेनोट करने की है। एंड इफ द स्टेटमेंट और इफ द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, कोई स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें एफ से डेनोट करने की। ओके, सो इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, its truth value is t, and if the statement is false, its truth value is f. Again, one important point you have to note that truth value t is also denoted by 1, truth value t is also denoted by 1, and truth value f is also denoted by 0. ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, लेट पी बी द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स आर डेनोटेड बाय दिस स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर। तो मैंने कोई एक पी स्टेटमेंट लिया है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब इसकी अगर मुझे ट्रूथ वैल्यू लिखने की है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी इज, तो दो नेचुरल नंबर की सम नेचुरल नंबर होती है या नहीं होती है, ये ट्रू स्टेटमेंट से, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। और अभी ये देखिए 3 + 4 = 12, दिस इज द स्टेटमेंट क्यू, ये स्टेटमेंट क्यू है। सो तो देखिए 3 + 4 = 12, ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू, इसकी ट्रूथ वैल्यू, सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट क्यू इज, ये फॉल्स है इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकंड important point of mathematical logic, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल क्या कहता है, एक तो स्टेटमेंट ट्रू होता है या फॉल्स होता है, कोई भी स्टेटमेंट दोनों भी ट्रू फॉल्स नहीं हो सकता, या नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स नहीं हो सकता। और ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज द truth or falsity of the statement, truth or falsity of the statement is called the truth value। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी होगी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ होगी। ट्रूथ वैल्यू टी इज denoted by, also denoted by 1, and truth value f is also denoted by 0। तो यहाँ पे मैंने ये दो एग्जांपल आपको दिखाए हैं। Here P statement is true तो इसकी ट्रूथ वैल्यू T है, and here the statement Q is false तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, false। So this was the second point of this lecture number 1, mathematical logic। चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। तो इसी स्टेटमेंट पे डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, अ सिंपल सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, उसी पे क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, या हो या सीईटी एमएसटी सीईटी एग्जाम हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। नीचे दिए हुए सेंटेंस से स्टेटमेंट है या नहीं, ये हमें आइडेंटिफाई करने का है, लिखने का है। जस्टिफाई योर आंसर, उस आंसर को हमें जस्टिफाई करने का है। तो स्टेटमेंट है तो क्यू है, स्टेटमेंट नहीं है तो क्यू है। अगर वो स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ स्टेटमेंट, डाउन द ट्रूथ वैल्यू, इसकी हमें ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो सी हियर, ये फर्स्ट सेंटेंस कहेंगे, अब ये स्टेटमेंट है या नहीं ये हमें दिखाने का है। सो 5 + 4 = 13, 5 + 4 = 13, तो इसका आंसर लिखेंगे इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसलिए ये स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है इसलिए स्टेटमेंट है। एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, तो फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, या 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पे दिया है 5 + 4 13, तो 5 + 4 13 है तो ये फॉल्स है, फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, एफ। ओके, so it is a statement which is a false, it is a statement which is false, right? Now see here, x - 3 = 14, तो इसका ट्रू होना या फॉल्स होना डिपेंड्स ऑन व्हाट, x। ट्रू होना या फॉल्स होना किस पे डिपेंड होगा, x पे डिपेंड होगा। तो इट इज ओपन सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, इट इज ओपन सेंटेंस, इट इज ओपन सेंटेंस, क्या है, ओपन सेंटेंस है। देयरफॉर, देयरफॉर
इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हम इसे ट्रू या फॉल्स कह ही नहीं सकते हैं। नाउ सी दिस थर्ड, क्लोज द डोर। इट इज क्लोज द डोर, क्या है, ऑर्डर दिया है क्लोज द डोर, तो इट इज इंपरेटिव, इट इज इंपरेटिव सेंटेंस, इट इज इंपरेटिव सेंटेंस, ये कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। देयरफॉर नॉट अ स्टेटमेंट, देयरफॉर therefore it is not a statement, therefore it is not a statement, ये statement नहीं है क्योंकि order है। now see this next for 0 is a complex number, तो 0 अगर है कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस बी आई, तो अगर मैं 0 है मेरे पास तो मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 आई, तो 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इट इज अ it is a statement, it is a true statement, it is a statement, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, और इसकी ट्रुथ वैल्यू इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी है, क्योंकि 0 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 है। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, यहाँ पे फिर से ऑर्डर है, तो ये कौन सा है, इंपरेटिव है, imperative sentence है, this is imperative sentence, therefore it is not a statement, therefore it is not a statement, ये statement नहीं। now see this last 6, congruent triangles are also similar, तो congruent triangles similar होते हैं, yes congruent triangles are similar, तो बट सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये बात आपको ध्यान में रखने की, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, एंड इसकी ट्रूथ वैल्यू इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस सिंपल वो 1 या 2 मार्क के लिए पूछेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं, तो आपको ध्यान में रखने का है, सिंपल सेंटेंस अगर ट्रू है या फॉल्स है तो ही उसे स्टेटमेंट कहने का है, एंड दिस इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव यानी ऑर्डर है, क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटरी है, सजेस्टिव है, इस टाइप के सेंटेंस से स्टेटमेंट नहीं होते। सी सम मोर एग्जांपल्स आर हियर, नेक्स्ट इज, अब ये देखिए यहाँ पे भी हमें यही आइडेंटिफाई करने का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वेरिएबल है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इट इज ओपन सेंटेंस, इट इज ओपन सेंटेंस, इट इज ओपन सेंटेंस, इट इज व्हाट, ओपन सेंटेंस, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, नॉट अ स्टेट, नॉट अ स्टेट, ओके। जब तक हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं है, तो अगर 0 है तो 0 स्क्वायर 0 होगा तो ट्रू होगा, अगर 5 है 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 तो फॉल्स होगा, तो दिस इज ओपन सेंटेंस, नॉट अ स्टेटमेंट। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2, सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ 2 ही रूट होते हैं, या इक्वल रूट है तो उसे एक ही रूट होता है, सो कैन नॉट, ये कौन सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे 2 से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते, तो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है, और ये सच है, ये ट्रू है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी, इसे ट्रूथ वैल्यू होगी, ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, राइट। ऑल रियल नंबर्स, 9 नंबर का सेंटेंस देखिए, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो स्टेटमेंट है। अब हमें ये फाइंड आउट करने का है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, इट इज अ स्टेटमेंट। अब देखिए ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो होल नंबर हो ही नहीं सकते, अब मेरे पास कोई रियल नंबर 1/2 है तो ये होल नंबर तो नहीं है, ये फॉल्स है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, राइट। तो थोड़ा नॉलेज भी आपको मैथमेटिक्स बेसिक, जैसे फाउंडेशन मैथ्स, बेसिक मैथ्स का नॉलेज भी होना आपको जरूरी
स्टूडेंट्स, नाउ डू यू लाइक मैथमेटिक्स? क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली, नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइट? इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। And the sun rises in the east and sets in the west. Yes, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हम लिख सकते हैं। ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? टी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है। नेक्स्ट देखिए, कैन यू स्पीक इन मराठी? क्वेश्चन पूछा गया है, तो सीधा डायरेक्ट आंसर इसका नॉट अ स्टेट, नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डिटेल में लिखने का है, इट इज इंटरोगेटिव, देयरफॉर नॉट अ स्टेटमेंट। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 वेन एक्स इक्वल टू 7। तो चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 वेन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 7। तो एक्स इक्वल टू 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 49 माइनस 42 माइनस 7, तो ये 0 ही आएगा। 49 माइनस 49, तो ये सेटिस्फाई होता है, तो ये ट्रू है। इसे हम ट्रू कहेंगे क्योंकि x इक्वल टू 7 रखने से इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। और इसकी ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? ओके, नाउ सी दिस, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो इसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनका हुआ है वो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब 0 है या नहीं, ये तो पहले हमें ये बताने की स्टेटमेंट है या नहीं। स्टेटमेंट तो है, इट इज अ स्टेटमेंट, इज अ स्टेट, इट इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। So cube roots of unity are 1 omega and omega square. 1 plus omega square कितना होता है? 0। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। इसकी ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? टी। सो 14 नंबर का स्टेटमेंट है और ट्रूथ वैल्यू इट रेन्स हेवीली। अब फिर से देखिए, इट 15 इट रेन्स हेवीली, तो ये ओपन सेंटेंस है। दिस इज व्हाट? ओपन सेंटेंस, दिस इज ओपन सेंटेंस, देयरफॉर नॉट अ स्टेटमेंट, देयरफॉर नॉट अ स्टेटमेंट। तो इन सभी एग्जाम्पल से आपको स्टेटमेंट की कंसेप्ट समझ में आई होगी। जिन जिन सेंटेंस को हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं, उन्हीं सेंटेंस को हमें स्टेटमेंट कहने का है। अगर वो सेंटेंस स्टेटमेंट है तो एक तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू टी लिखने की है, फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू एफ लिखने की। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट पे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, मैथमेटिकल लॉजिक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट? कंपाउंड स्टेटमेंट। व्हाट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट? डेफिनेशन आप देखिए, मैंने यहाँ से पहले लिख के दिया है डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स। दो और दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट का अगर कोई कॉम्बिनेशन हमें दिखता है, तो उस तरह के स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट। उसका एग्जांपल भी है यहाँ पे। अब देखिए, एक सिंपल स्टेटमेंट है, टू इज अ रैशनल नंबर, राइट। और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसे कंबाइन किया है, कौन सा वर्ड यूज किया है? एंड से। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट। तो ये कौन सा स्टेटमेंट होगा? कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट। नाउ द सिंपल, ये पॉइंट है यहाँ पे मैंने स्टार लगा के दिया है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से नोट करने का है। द सिंपल स्टेटमेंट्स व्हिच कॉम्बिनेशन इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। जिन सिंपल स्टेटमेंट से कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है,
उन सिंपल स्टेटमेंट्स को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स और व्हाट कंपोनेंट्स, राइट। तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, टू इज अ रैशनल नंबर और टू इज एन इरेशनल नंबर, तो ये कौन से सिंपल स्टेटमेंट से बना है, ये कौन से सिंपल सेंटेंस से बना है? टू इज अ रैशनल नंबर, टू इज अ रैशनल नंबर, राइट। और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट क्या है? रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमें एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, तो इनको इनसे कंपाउंड स्टेटमेंट बना है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं, राइट। अब देखिए वन मोर एग्जांपल, अगर आपको कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं समझ में आता है, सपोज मैंने लिख दिया 2 + 3 = 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। इसमें जिनसे ये कंपाउंड स्टेटमेंट बना है, उन सिंपल स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स, राइट। एंड नाउ द नेक्स्ट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ड्स डेफिनेशन देखिए, द वर्ड्स और फ्रेजेस विच कनेक्ट, ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस विच कनेक्ट टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स, ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस जो दो और दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को, और वो कनेक्ट करके क्या फॉर्म होता है? टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। यानी कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे, और वो कनेक्ट करने के लिए जिन जिन वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज होगा, उन्हीं वर्ड्स और फ्रेजेस को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव, और सिंपली उसे हम कनेक्टिव भी कहते हैं, ओके। जैसे कि अब ये एग्जांपल लिया, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, उसे कनेक्ट किया हमने एंड से, तो एंड क्या हुआ? कनेक्टिव हुआ, लॉजिकल कनेक्टिव हुआ। तो ऐसे लॉजिकल कनेक्टिव क्या क्या यूज होते हैं? सो इन द लॉजिक एंड एक कनेक्टिव हम यूज करते हैं, कनेक्टिव्स यूज्ड इन लॉजिक और आर एंड, दूसरा है और, तीसरा कनेक्टिव है इफ देन, और नंबर 4 का कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ, जिसे हम आई डबल एफ इफ से भी कहते हैं, ऐसा आई डबल एफ, यानी इफ एंड ओनली इफ। एंड द लास्ट कनेक्टिव इज व्हाट? नॉट। तो इन 5 कनेक्टिव्स का यूज होता है मैथमेटिकल लॉजिक में, और इन्हीं को यूज करके हम सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो देखते हैं डिटेल में कैसे कैसे लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं और उनका सिंबल क्या होता है मैथमेटिकल लॉजिक। तो ये कनेक्टिव मैंने अभी बोला है कि कौन से कनेक्टिव्स होते हैं? एंड है, और है, इफ देन है, इफ एंड ओनली इफ है, जिसे हम आई डबल एफ कहते हैं, और एक नॉट है। तो इनके सिंबल्स क्या होते हैं? तो देखिए एंड का सिंबल ऐसा होता है, दिस इज द एंड, ये एंड है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड, राइट। वी यानी उल्टा वी हमें निकालने का है, तो और का सिंबल ही है, दिस इज और, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट? और, राइट। इफ देन का सिंबल ऐसा सिंपल एरो दिखाने का है राइट साइड में, या फिर हम इस तरह का भी एरो यूज करते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर इफ देन, ठीक है। इसके लिए सिंबल है इफ देन की। नेक्स्ट कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ, तो डबल साइड का एरो अगर दिखाते हैं हम इस तरह का, तो दिस इज द सिंबल ऑफ इफ एंड ओनली इफ, या फिर ये सिंबल हमें इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ओके। सो ये सिंबल्स आपको ध्यान में रखने का है, और ये नॉट का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट? ओके। तो फिर से देखिए, ये क्या है? एंड, ये क्या है? और, ये एरो क्या है? इफ देन, ये डबल साइडेड एरो क्या है? इफ एंड ओनली इफ,
और ये जो साइन है इसे हम कहते हैं नॉट। ओके, अब इनको यूज करके, कनेक्टिव्स को यूज करके ही कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट टू फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो एंड यूज करके कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होगा, और यूज करके कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होगा, तो उन कंपाउंड स्टेटमेंट के हमें क्या लिखने के, नाम लिखने के, नेम ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो जिस कंपाउंड स्टेटमेंट में एंड होता है उस कंपाउंड स्टेटमेंट को कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन, राइट। कंजंक्शन होता है जिसमें एंड वर्ड होता है या एंड कनेक्टिव होता है। अब जिस कंपाउंड स्टेटमेंट में और होगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम है डिसजंक्शन, उसे हम कहेंगे डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? डिसजंक्शन। इफ देन, अगर कनेक्टिव इफ देन यूज होता है किसी कंपाउंड स्टेटमेंट में तो उसे कहते हैं इम्प्लीकेशन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? implication, and this implication is also called as what? Conditional। इसे नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल कहते हैं अगर किसी कंपाउंड स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ या ये आई डबल एफ यूज होता है उसे कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन। उसे क्या कहते हैं? डबल implication। or that is also called as what? Biconditional। that is also called as what? Biconditional। ओके, एंड जिसमें नॉट यूज होता है दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? निगेशन। उसे क्या कहते हैं? निगेशन कहते हैं। सो दीज आर द 5 नेम्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। एंड जिसमें यूज होगा वो होगा कंजंक्शन, और जिसमें यूज होगा वो होगा डिसजंक्शन। इफ देन जिसमें यूज होगा वो होगा इम्प्लीकेशन, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ जिसमें यूज होगा वो होगा डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल, और जिसमें नॉट यूज होगा दैट इज कॉल्ड एज निगेशन। तो सिंबल भी आपके समझ में आ गए होंगे। सिंबल फिर से एक बार रिवाइज करके देता हूँ। ये एंड का सिंबल है, दिस इज और, दिस इज इफ देन, दिस इज इफ एंड ओनली इफ, एंड दिस इज नॉट। तो ये 5 कनेक्टिव्स हमें यूज करने के हैं मैथमेटिकल लॉजिक में, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, एंड नॉट। तो चलो इसे डिटेल में हम देखते हैं कि किस तरह से हम कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं एंड का, और का, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ और नॉट यूज करके हम किस तरह से कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। सो सी दिस नेक्स्ट पॉइंट, कंजंक्शन। पहला हम क्या यूज करने जा रहे हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन कैसे फॉर्म होगा? कंजंक्शन के लिए हमें पता है कौन सा कनेक्टिव यूज होता है, एंड। कौन सा कनेक्टिव यूज होता है? एंड। तो देखिए अगर यहाँ पे P एंड Q आर 2 स्टेटमेंट्स, कोई भी P और Q 2 स्टेटमेंट है, देन देयर कंजंक्शन इज P एंड Q। उसका कंजंक्शन क्या होता है? P एंड Q। अगर आपको P और Q 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसका कंजंक्शन लिखने का है तो क्या लिखने का है? P एंड Q। और ये सिंबॉलिकली ऐसा लिखने का है, P एंड Q। इसे रीड करने का है P एंड Q। तो देखिए एक सिंपल एग्जांपल है। पी स्टेटमेंट है मेरे पास, रामा इज टॉल। क्यू स्टेटमेंट है, रामा इज थीन। अब मुझे लिखने का है पी एंड क्यू। ये इसे कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका कंजंक्शन बना के दिखाने का है। तो पी यानी पी के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? रामा इज, रामा इज टॉल। अब ये सिंबल किसका है? एंड का। तो एंड। अब क्यू, क्यू क्यू क्या है? रामा इज थीन। कितना सिंपल है देखो, रामा इज थीन। तो ये हो गया उसका वर्बल फॉर्म। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंबॉलिक फॉर्म। 2 फॉर्म होते हैं, एक सिंबल जिसमें दिखता है वो सिंबॉलिक फॉर्म होगा, ये सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू। और ये वर्बल फॉर्म। वर्बल फॉर्म यानी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये वर्बल फॉर्म है। ये रामा इज टॉल एंड रामा इज थीन, ये क्या हो गया है? वर्बल फॉर्म। दिस इज व्हाट? वर्बल फॉर्म। ओके, तो कंजंक्शन आपको समझ में आया होगा। कंजंक्शन पी एंड क्यू। तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में हमें क्या लिखने का है? एंड लिखने का है। पी और क्यू के बीच में अगर मैंने एंड लिख दिया तो ये हो गया कंजंक्शन, या पी एंड क्यू, ये भी हो गया कंजंक्शन।
एंड का सिंबल, एंड इज दिस, ये एंड होता है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में एंड के लिए ज्यादा वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स भी होते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कीजिए। बट यानी एंड ही होता है, एट यानी एंड ही होता है, दो ए बी एंड के लिए यूज करते हैं, स्टिल ए बी एंड के लिए यूज करते हैं, मोर ओवर ए बी एंड के लिए यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ ए बी एंड के लिए यूज करते हैं। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब एंड ही होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे मैंने क्या इंपॉर्टेंट है, इस तरह का इंपॉर्टेंट का साइन लिखा, तो आपको उसे अच्छी तरह से याद रखने का है, नोट करने का है। सो दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट, कंजंक्शन पी एंड क्यू। नेक्स्ट देखते हैं डिसजंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं डिसजंक्शन, कितना सिंपल है, ये भी इसी तरह का है। डिसजंक्शन में कौन सा कनेक्ट यूज होता है, और डिसजंक्शन में क्या यूज होता है, और। ओके, तो पी और क्यू कोई भी दो स्टेटमेंट से, तो उनका डिसजंक्शन क्या होगा, पी और क्यू। उनका डिसजंक्शन क्या होगा, पी और क्यू। सिंबॉलिकली ऐसा लिखेंगे। तो देखिए, पी स्टेटमेंट है द सन शाइन्स, क्यू स्टेटमेंट है इट रेन्स, तो उसका डिसजंक्शन क्या होगा, उसका डिसजंक्शन लिखने का है पी। पी यानी क्या लिखेंगे, पी यानी क्या लिखेंगे, द सन शाइन्स, द सन शाइन्स। और ये किसका सिंबल है, और क्यू, क्यू यानी क्या लिखेंगे, इट रेन्स। कितना सिंपल है। सो दिस इज डिसजंक्शन, ये क्या है, डिसजंक्शन। ओके, सो पी और क्यू, दिस इज द डिसजंक्शन, ये क्या है, डिसजंक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट, नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट देखेंगे। एंड द नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट इज इम्प्लीकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और का यूज करना काफी सिंपल है, दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड लिखो तो कंजंक्शन बनेगा, दोनों स्टेटमेंट के बीच में और लिखो तो डिसजंक्शन बनेगा। लेकिन इम्प्लीकेशन किससे कैसे यूज करने का है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो फॉर्म होता है उसमें कौन सा कनेक्टिव यूज होता है, इफ देन। ये फ्रेज यूज होती है, इफ देन। ओके, तो देखिए, अगर पी क्यू कोई भी दो स्टेटमेंट्स आर एनी टू स्टेटमेंट, देन देयर इम्प्लीकेशन, उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू। और सिंबॉलिकली इसे ऐसा लिखते हैं पी, ये बीच में एरो देते हैं पी, या ये एरो देते हैं, और इसे क्या रीड करने का है हमें, पी इम्प्लाइज क्यू। क्या रीड करने का है, पी इम्प्लाइज क्यू। तो ये है पी इम्प्लाइज क्यू। व्हाट इज दिस, P implies Q, और उसका मतलब क्या होता है, P implies Q का मतलब क्या होता है, if P then Q। देखिए यहाँ पे P स्टेटमेंट है देयर इज नो कूल ब्रीज, और Q स्टेटमेंट द नाइट इज हॉट। अब हमें इम्प्लीकेशन बना के दिखाने का है, तो P implies Q, तो इसका मतलब क्या है, if P then Q, if P then Q, if P यानी क्या लिखने का है, P स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ देयर इज नो कूल ब्रीज, इफ पी होगा, देन के बाद क्या लिखने का है, क्यू। तो क्यू क्या है, देन द नाइट इज हॉट। तो ये हो गया इम्प्लीकेशन, इफ पी देन क्यू। ओके, तो ये इसका वर्बल फॉर्म लिखा है मैंने। ये कौन सा फॉर्म है, वर्बल फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट, ये जो पी और क्यू मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये पी इम्प्लाइज क्यू, इसको आप प्लीज अच्छी तरह से नोट कीजिए। दिस, ये जो इम्प्लीकेशन है पी इम्प्लाइज क्यू, इफ पी देन क्यू, so this p is called as, this is important, नोट कीजिए। P implies Q में P को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटीसीडेंट। एंड दिस Q is called as what, consequent, consequent, consequent। ओके, तो if P then Q में P क्या होता है, एंटीसीडेंट, और Q क्या होता है, consequent। ओके, अदर वर्ड्स आर आल्सो देयर। एंटीसीडेंट को हम एंटीसीडेंट को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। एंटीसीडेंट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, हाइपोथेसिस। और जब एंटीसीडेंट को हम हाइपोथेसिस कहेंगे,
तो कॉन्सेक्वेंट को हम कहते हैं कंक्लूजन। कॉन्सेक्वेंट को क्या कहते हैं? कंक्लूजन। सो ये आपको ध्यान में रखने का है। इन द इम्प्लीकेशन P implies Q, P is called as antecedent and Q is called as consequent. And if P is called hypothesis, तो Q को हम कहेंगे क्या? कंक्लूजन। ओके, अगर मैंने ऐसा लिखा Q implies P, तो ये क्या होगा? Q क्या होगा? एंटीसीडेंट। Q क्या होगा? एंटीसीडेंट। और P क्या होगा? कंक्लूजन। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने का है। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट अगेन हियर मीनिंग्स ऑफ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के 7 मीनिंग्स है, ये भी आपको ध्यान में रखने का है। तो ये इफ पी देन क्यू, इसे हम रीड करते हैं P implies Q, ये भी हमें पता है। अब बाकी के 6 देखिए। इफ P देन Q यानी P implies Q। दूसरा मीनिंग है P only if Q। थर्ड मीनिंग है Q if P। फोर्थ मीनिंग है Q whenever P। फिफ्थ मीनिंग है Q follows from P। सिक्स्थ मीनिंग है P is sufficient for Q। एंड सेवेंथ मीनिंग है Q is necessary for Q। तो P implies Q के ये इतने मीनिंग्स होते हैं, ये आपको नोट करने का है, ध्यान में रखने का है। ये सभी के सभी इम्प्लीकेशन ही हैं, इन सभी का मतलब वही होता है। तो अगर हम देखते हैं Q if P हो या Q whenever P हो, P is sufficient for Q हो, Q is necessary for P है, ये सभी implications है। ये सभी क्या है? implications ही है। all these are implications, all these are implication। इन सभी का मतलब क्या है? P implies Q। okay, so note this important point। now we will move to the next compound statement, double implication। double implication किस तरह से बना सकते हैं हम देखिए। डबल इम्प्लीकेशन उसे हम बाय कंडीशनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल कैसा बनेगा? देखो, अगर P और Q मेरे पास कोई भी दो स्टेटमेंट है, तो उनसे हमें अगर बाय कंडीशनल बनाने का है, तो उनका बाय कंडीशनल क्या होता है? P if and only if Q। P if and only if Q या P if Q ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सिंबल है उसका, P डबल इम्प्लाइज Q। P डबल इम्प्लाइज Q रीड करने का है इसको। तो अगर P ये ऐसा एरो है, Q है, तो ये डबल इम्प्लीकेशन है। इसका मीनिंग है P if and only if Q या P if Q। ओके, अगर डबल इम्प्लीकेशन किस तरह से बनता है देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया है। अगर P स्टेटमेंट है मेरे पास, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और Q है मेरे पास, दे लाई ऑन द सेम लाइन, तो मुझे लिखने का है P डबल इम्प्लाइज Q, यानी मुझे लिखने का है P इफ एंड ओनली इफ Q। तो इजीली लिख सकते हैं, P को लिख दीजिए, P को लिख दीजिए क्या? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसमें क्या लिखेंगे? इफ एंड ओनली इफ। अब क्या लिखने का है? क्यों क्या है? इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, यहाँ पे लाइन होना चाहिए, दे लाई ऑन द सेम लाइन। ओके, तो ये इस तरह से डबल इम्प्लीकेशन बनता है। डबल इम्प्लीकेशंस के भी मीनिंग है, डबल इम्प्लीकेशंस के ये मीनिंग्स आप ध्यान में रखिए। P डबल इम्प्लाइज Q यानी क्या क्या होता है? P डबल इम्प्लाइज Q यानी क्या क्या होता है? सो P डबल इम्प्लाइज Q यानी P इफ एंड ओनली इफ Q भी होता है, P implies Q एंड Q implies P भी होता है, P if Q भी होता है, P implies and implied by Q भी होता है, P is necessary and sufficient for Q भी होता है, Q is necessary and sufficient for P भी होता है, and P is equivalent to Q भी होता है। ये सभी 6 मीनिंग्स, ये सभी के सभी 6 मीनिंग्स इसके ही हैं, P डबल इम्प्लाइज Q के। तो ये मीनिंग्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसको मैंने मार्क किया है, दिस इज इम्पोर्टेंट। और जैसे कि मैंने अभी कहा था लास्ट, इसमें डबल इम्प्लीकेशंस के ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी द नेक्स्ट
नेक्स्ट अब बचा है मेरा निगेशन। लास्ट का ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, ये नॉट जो है किसी दो स्टेटमेंट को कनेक्ट नहीं करता है, इससे हम दिया हुआ स्टेटमेंट निगेटिव कर सकते हैं। तो देखिए कैसा यूज करने का है। पी इज अ स्टेटमेंट, देन इट्स निगेशन इज negation of P. It's denoted by negation of P या read as not P। इसे not P भी पढ़ सकते हैं या इससे मैं negation of P भी पढ़ सकता हूँ या not P भी पढ़ सकता हूँ। तो किस तरह से हम इस निगेशन का यूज कर सकते हैं, हमें पता है इस निगेशन कब बनता है, जब हमें क्या यूज करना पड़ता है, नॉट यूज करना पड़ता है। अब देखिए पी स्टेटमेंट है, 2 इज प्राइम नंबर। अगर मुझे पूछा गया है कि इसका निगेशन लिख के दिखाओ, निगेशन पी क्या होगा, 2 इज नॉट अ प्राइम, 2 इज नॉट अ। या फिर निगेशन लिखने के और भी तरीके, निगेशन पे ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट। पहले लिख दीजिए इट इज नॉट ट्रू दैट 2 इज अ प्राइम नंबर, ऐसा भी निगेशन लिख सकते हैं। या फिर ऐसा भी निगेशन लिख सकते हैं, इसका निगेशन इट इज फॉल्स दैट 2 इज अ। ओके, तो निगेशन 3 मेथड से लिख सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आप नॉट का यूज कीजिए, नहीं तो पहले पी के पहले लिखते इट इज नॉट ट्रू दैट लिख दीजिए, या पी के पहले आप ये भी लिख सकते हैं इट इज फॉल्स दैट। तो ये सभी निगेशन ही है, ये सभी निगेशन। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक ले लेते हैं, 3 + 4 इज ग्रेटर देन 11। तो इसका निगेशन आप कैसे लिखेंगे, 3 + 4 इज लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं, या इज नॉट ग्रेटर देन 11, तो इसका निगेशन। ओके, सो these are the 5 कंपाउंड स्टेटमेंट्स, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन यानी कंडीशनल, डबल इम्प्लीकेशन यानी बाय कंडीशनल, एंड निगेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था लेक्चर नंबर 1 ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, एंड वंस अगेन वेलकम टू माय क्लासेस हाउस ऑफ मैथमेटिक्स। इसका ये पहला 12th का फर्स्ट ही लेक्चर है, ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इस पे डिपेंड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से वर्बल फॉर्म लिखने का है या किस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का है। सो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। ओके, गुड डे, गुड बाय।